क्या चल रहा था? मिश्रण के पृथक्करण की विधियां चल रही थे ना, ये सेपरेशन मेथड ऑफ मिक्सर विधियां। और विधियों में हमने कौन कौन सी कर ली है? पहला तो गया था नंबर 1, पहला सबसे पहले कौन सा किया है? हैं? हैंड पिकिंग, यानी हस्त चयन, हाथ से बिनकर अलग अलग करना। जैसे आप देखते हो ना, क्या हो गया, जैसे आप देखते हो घरों में अनाज वगैरह से कंकड़ वगैरह अलग करना, वो सारी विधियां। और दूसरा क्या किया हमने? सेकंड, चालन, जिसको बोलते हैं सीविंग। चालन मतलब छानने वाली क्रिया हो। और तीसरी फिर निष्पावन। निष्पावन मतलब हवा की सहायता से, बोलो ना, बरसा गए तो हवा की सहायता से क्या है, हल्के कणों को अलग कर दें, भारी को अलग कर लें, जैसे खेतों के अंदर अनाज को अलग करते हैं। उसके बाद तीसरी कौन सी लिखी है? अगली चौथी, आसवन, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण में यानी इवोपरेशन, और इवोपरेशन के अंदर यानी जल को किसी भी अवाष्पशील पदार्थ से अलग करना। जैसे नमक की झीलों से नमक को अलग करते हैं गर्म करके, यानी, या फिर क्यारियों में पानी भर देते हैं, उसमें ऊपर क्या लाइट गिरेगी, सनलाइट, वाष्प बन के जल उड़ जाएगा, नीचे क्या बचेगा? नमक बचेगा। और उसके बाद अगली कौन सी लिखी है? क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल बना के, कि जैसे जल में अगर चीनी घुली है तो उसको छोड़ दो, इधर जल से वापस चीनी की क्या बन जाएंगी? क्रिस्टल बन जाएंगे। और याद रखना, क्रिस्टलीकरण तब ज्यादा होता है जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ थोड़ा कम घुलता हो। जल्दी क्या हो जाएगा? वो वापस बाहर निकल जाएगा। अगर ज्यादा घुलेगा ना, कम बाहर निकलेगा, कम घुलेगा तो जल्दी बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अगला कौन सा लिखा है? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। और उसके अंदर हम लिखा है ऊर्ध्वपातन क्रिया है क्या, और उसमें क्या लिखा है कि जिनको गर्म करने पर ठोस से डायरेक्ट क्या बन जाए? गैस। ठंडा करें वापस गैस से वापस क्या आ जाए? ठोस बन जाए। और इसके अंदर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम में एग्जाम्पल ही आते हैं। ऊर्ध्वपातज पदार्थ सब्लिमेट कौन से हैं, और इसके अंदर आपको एग्जाम्पल लिखाए हैं 5-7, वो याद रखनी है। कौन कौन से हैं? नौसादर किसको बोलते हैं? अमोनियम में क्लोराइड को बोलते हैं नौसादर। दूसरा बेंजोइक एसिड है, या फिर यानी कपूर बोलते हैं इसको, कैम्फर। कैम्फर को क्या बोलते हैं? कपूर बोलते हैं। कपूर है, या नेफ्थलीन है, या एंथ्रासिन है, या फिनेंथ्रीन है। बेंजोइक एसिड है, या ड्राई आइस बोलते हैं ना, शुष्क बर्फ है। इन सब में कौन सा गुण होता है? ऊर्ध्वपातन वाला गुण। और एग्जाम में या तो डायरेक्ट आ जाए किसमें ऊर्ध्वपातन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, या फिर आ जाए सेपरेशन मेथड में क्वेश्चन आए तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि नमक के साथ नमक प्लस अमोनियम क्लोराइड या नौसादर के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे। तो जहां पर एक अगर ऊर्ध्वपातज आ जाए, एक दूसरा आ जाए, तब कौन सी विधि काम में लेनी है? ऊर्ध्वपातन काम में लेनी है, सब्लिमेशन। और उसके बाद फिर अगला कौन सा लिखा है? आसवन। और अगला हमारा ये चालू था डिस्टिलेशन यानी आसवन। और आसवन के अंदर दो क्रियाएं एक साथ होती है, कौन सी? पहले तो, और याद रखो, आसवन हमेशा द्रव्य का होता है, लिक्विड का। पहले तो द्रव्य को गर्म करके उसकी क्या बनाएंगे? वाष्प बनाएंगे। फिर वापस वाष्प को क्या कर लेंगे? ठंडा करके क्या बना लेंगे? द्रव्य बना लेंगे। तो गर्म करके वाष्प बनाए, वापस वाष्प से द्रव्य बना ले। और उसके लिए हमने फिर एक डायग्राम बनाया था ऐसे, इस तरह से, है ना। ये क्या था? राउंड बॉटम फ्लास्क है। ये क्या लगा दिया था आपने? थर्मामीटर लगा दिया। फिर एक नली आपने यहां से लगाई थी इस तरह से, इधर लगा दिया था कंडेंसर यानी संघनित्र लगा दिया था ना, ऐसे इस तरह से। किताबों में आपको ऐसे डायग्राम लिखा हुआ मिल जाएगा ऐसे इस तरह से। और यहाँ इस तरह से संघनित्र लगा दिया, एक साइड से जल पास, ठंडा जल पास कर रहे हैं, और दूसरी साइड से इस जल को बाहर वापस निकाल रहे हैं ऐसे, ताकि ये नली ठंडी रहे। और फिर हमने इसको स्टैंड पे बांध दिया, और बांधने के बाद हमने क्या किया? इसको गर्म किया। इसको भी स्टैंड पे बांधा था इस तरह से। फिर इसको हमने बर्नर की सहायता से क्या कर दिया? गर्म करना स्टार्ट कर दिया इस तरह से। और हमने कहा कि आसवन जो क्रिया है उन दो या दो से अधिक द्रवों को अलग अलग करते हैं जिनके क्वथनांक में थोड़ा क्या हो? अंतर हो, थोड़ा डिफरेंस हो। क्वथनांक में अंतर 20 डिग्री का, 30 डिग्री का, 50 डिग्री का, 100 डिग्री का, जिनके अलग अलग क्वथनांक हो गए ना। और फिर हमने कहा कि जैसे मान लो ए और दूसरा द्रव्य बी है, और कह दिया कि ए का क्वथनांक कह दिया कि 50 डिग्री है, और बी का क्वथनांक कह दिया 100 डिग्री है। क्वथनांक मतलब फिर हमने क्वथनांक का अर्थ लिखा था। क्वथनांक होता क्या है?
जिस ताप पर द्रव्य को गर्म करे ना, और जिस ताप पर द्रव्य उबलना क्या हो जाए, स्टार्ट, यानी बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे, बॉइल होना। और ये क्रिया कब होती है कि जल में कहते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को गर्म करे तो पानी से इतनी वाष्प बनती है कि उस जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और जब ये घटना होती है, जिस ताप पे होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक के ताप, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर कहा था हमने। फिर हमने कहा कि जैसे ए और बी है, इसका 50 डिग्री, इसका 100 डिग्री है, गर्म किया आपने, गर्म किया तो किसकी वाष्प पहले बनेगी, 50 वाले की, ए की। ए पहले यहाँ आ जाएगा, वाष्प बना, यहाँ आते ठंडा हुआ, वापस वाष्प से क्या बन गया, द्रव्य, बूंद बूंद करके यहाँ के गिर जाएगा। तो यानी 50 डिग्री है तो हमने 60 डिग्री तक गर्म किया, तो 60 तक गर्म किया तो ए की वाष्प बनी, ए अलग हो गया। उसके बाद क्या बचा, बी की 100 डिग्री बन रही है तो क्या करेंगे, बी को 100 डिग्री से अधिक ताप पे गर्म करेंगे, तो इसके बाद बी को अलग कर लेंगे। इस तरह से क्वथनांक के आधार पे द्रवों को अलग अलग करना, वो किस में आता है, डिस्टिलेशन या आसवन में। और फिर हमने कहा कि आसवन के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार है। और ये 4 प्रकार इंपॉर्टेंट है हर के अंदर, है ना, कि कौन से आसवन का कब उपयोग करना है और कौन से आसवन का किसके लिए उपयोग करना है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कह देंगे साधारण आसवन या सिंपल डिस्टिलेशन का यूज कब करेंगे, या सिंपल डिस्टिलेशन का यूज किसके लिए करेंगे। ऐसे आ जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन, इसका यूज कब करना है और किसके लिए करना है। फिर आएगा निम्न दाब पर आसवन, इसका यूज कब करना और किसके लिए। और ऐसे ही भापी आसवन का यूज कब और किसके लिए करना है। चारों आसवन के अंदर हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, बाकी कुछ याद नहीं करना है इसमें। तो कहां तक हो गया था अपना, आसवन के प्रकार कितने हैं, 4। अब डायग्राम सब में सेम यही रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे। सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम यही है, यानी सिंपल के अंदर यही डायग्राम रहेगा, प्रभाजी में थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे, थोड़ा सा भापीय में चेंज करेंगे, थोड़ा सा कम दाब वाले आसमान में थोड़ा चेंज करेंगे। बाकी नीचे वाला इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम यही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे चारों में, और उसके आधार पे अलग अलग इसके नाम हो जाएंगे। तो फर्स्ट लिखो पहला, लिखो आसवन के 4 प्रकार है, और फर्स्ट लिखो पहला लिखो साधारण आसवन, पहला लिखो साधारण आसवन या बोल दें सिंपल डिस्टिलेशन, साधारण आसवन या सिंपल डिस्टिलेशन। अब इसका यूज कब करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक द्रव्य मिले हों और उनके क्वथनांक में कम से कम क्या हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो। कई किताबों में आपको 50 डिग्री लिखा हुआ मिल जाएगा, पुरानी वाली किताब है ना उसमें आपको 50 डिग्री लिखा हुआ मिल जाएगा, नई वाली में आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ मिलेगा। तो जो 2 द्रव्य जिनके क्वथनांक में कम से कम क्या हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो, उनको अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन काम में लिया जाता है। तो फर्स्ट पहला पॉइंट ये लिखो, वो लिखो जब द्रवों के क्वथनांक में, जब द्रवों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर हो, जब द्रवों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर हो, उन्हें पृथक करने के लिए, उन्हें पृथक करने के लिए साधारण आसवन काम में लिया जाता है। पृथक करने के लिए साधारण आसवन काम में लिया जाता है। यही पॉइंट याद रखना है, सबसे मेन पॉइंट यही है याद रखना। सिंपल डिस्टिलेशन का यूज कब करेंगे, जब 2 द्रव्य जिनके क्वथनांक में अंतर कम से कम क्या हो, 25 डिग्री या इससे ज्यादा हो, अंतर हो, उससे अधिक अंतर होगा तभी किसको काम में लेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन को काम में लेते हैं। जैसे जल में से एल्कोहल को अलग करना हो, और जल और एल्कोहल है ना, जल का क्वथनांक लगभग कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एल्कोहल का लगभग होगा 78 या 76 ऐसे डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इनको अलग अलग करना हो तो दोनों का मिश्रण है इसमें डाल देंगे, डाल के गर्म करोगे ना आप, तो पहले किसकी वाष्प बनेगी, एल्कोहल की बनेगी, एल्कोहल अलग हो जाएगा। उसके बाद किसकी वाष्प बनेगी, जल की बनेगी, उसको अलग कर लेंगे। तो जिनके क्वथनांक में कितना अंतर हो, 25 या 25 से क्या हो, ज्यादा हो, तभी इस विधि को काम में ले सकते हैं। अगर इससे कम क्वथनांक आ जाएगा तब फिर इस विधि को काम में नहीं
ले सकते हैं। कारण क्या है उसका आप आगे कारण करेंगे बाद में। तो नीचे लिखो जैसे, एग्जाम्पल लिखना, जैसे जल प्लस एल्कोहल के मिश्रण का, जैसे जल प्लस एल्कोहल के मिश्रण का, कोमा जल प्लस एसीटोन के मिश्रण का, जल प्लस एसीटोन के मिश्रण का, कोमा बेंजीन प्लस नाइट्रोबेंजीन के मिश्रण का, बेंजीन नाइट्रोबेंजीन के मिश्रण का पृथक्करण किया जाता, का पृथक्करण इसी विधि से किया जाता है। तो इस टाइप से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जिसको आप देख के पहचान जाओगे इनके क्वथनांक में अंतर कितना है, 25 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, तभी इसी विधि को काम में लेना है। अब देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम ताप होना, कि कह दिया कि जैसे दो मिश्रण है ए और बी, एक का ताप 50 डिग्री और कह दिया कि बी का ताप कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल पास पास हो गए। अब इनको आप सिंपल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं कर सकते। इसको आप गर्म करोगे 50 डिग्री पर, अब बर्नर गर्म कर रहा है, हो सकता है इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, कितना हो गया बढ़कर 60 हो गया मान लो, और 60 होते ए की वाष्प बन जाएगी और बी की वाष्प बन जाएगी। अब ये नली बिल्कुल सीधी है, यहां से वाष्प निकली तुरंत निकल जाएगी, पार हो जाएगी, और इधर पार होती है, यहाँ ठंडी होकर वापस ए और बी वापस यहाँ के मिल गए। तो यहां से आपने इनको निकाला, वापस यहां पर भी क्या ए और बी वापस आ गए। तो जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो उनको इस विधि से अलग नहीं करते, फिर क्या करते हैं, उनके लिए यहां जो नली लगाई है ना आपने, इस नली को थोड़ा सा यहां बदल देते हैं। और बदलते कैसे हैं, हो सकता है कि नली जो है इसको इस प्रकार से कर देते हैं, यूं इस तरह से, इस तरह से, या हो सकता है कि इस नली को इस तरह से चेंबर के रूप में बढ़ा दें बीच में। जैसे कहने का मतलब है जब यहां से वाष्प निकले ना, एक तो डायरेक्ट नली हो तो वाष्प डायरेक्ट तुरंत इसको पार कर जाए, और एक इस प्रकार से बीच में थोड़ा सा एक अवरोधक नली लगा दी, इसको बोलते हैं प्रभाज स्तंभ। क्या कहते हैं इसको, ये प्रभाज स्तंभ है, ये फ्रैक्शनल कॉलम है, ये प्रभाज स्तंभ, ताकि यहां से जब वाष्प निकले ना ये घूमती घूमती जाए, तुरंत इसको पार न कर पाए, यानी वाष्प को इसको पार करने में थोड़ा क्या लगे, टाइम लगे। और टाइम लगाने के लिए इस प्रकार से इस नली के बीच में यूं ये जोड़ दी गई है एक नली यूं, और इस नली को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रभाज स्तंभ। और इसीलिए इस सिंपल डिस्टिलेशन का सेकंड प्रकार क्या हो जाएगा, प्रभाजी आसवन। बाकी डायग्राम यही रहेगा, प्रभाजी आसवन में प्रभाज स्तंभ को काम में लेंगे। अब ये काम में क्यों लेते इसका हम आगे कारण करेंगे। तो अगला लिखो सेकंड, दूसरा प्रभाजी आसवन, आसवन का लिखो दूसरा प्रकार प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसमें लिखो पहला पॉइंट, प्रभाज स्तंभ का उपयोग किया जाता है, प्रभाज स्तंभ का उपयोग किया जाता है, फ्रैक्शनल कॉलम, प्रभाज स्तंभ का उपयोग किया जाता है। और इसका यूज कब करेंगे, जब दो द्रव उनके क्वथनांक में अंतर बहुत ही कम हो, कितना हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो, कम का अंतर हो। तो इसमें अगला पॉइंट ये लिखो, यही याद रखने पॉइंट है, 25 डिग्री से अधिक हो तो किसको काम में लेंगे, 25 से कम हो तो किसको काम में लेना है, यही पॉइंट याद रखने आपको। अगला लिखो, जब दो द्रवों के, जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर, जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, तब प्रभाज या प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है, तब प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है।
अब जैसे आप कह रहे हो कि एक का 50 डिग्री है, एक का 60 डिग्री है, और आपने इसको गर्म किया, अचानक टेम्परेचर कितना हो गया, 60 हो गया। 60 होती एक की वाष्प बन गई और बी की, दोनों की वाष्प बन गई। अब ये वाष्प अगर ये सीधी लाइन होती ना, ये पाइप डायरेक्ट इसको पार करके वापस यहाँ आ गई, इसका मतलब सिंपल डिस्टिलेशन काम में नहीं आ रहा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर प्रभाज स्तंभ लगा दिया। अब यहाँ से जब दोनों की वाष्प बन के जाएगी ना, ये वाष्प क्या है, इस प्रभाजित स्तंभ को पार करेगी, यूं तो घूमती हुई जाएगी ऐसे। और जब ये इसको टाइम लगेगा ना, तो धीरे धीरे ऐसे वेपर यानी इस वाष्प का धीरे धीरे ताप क्या हो जाएगा, कम। और ताप कम होते ही 60 से जो ही ताप कम हुआ, वापस बी क्या बन जाएगा, 60 से कम डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बी किस अवस्था में होता है, द्रव है। 60 डिग्री या इससे अधिक होगा तब क्या होगा, वाष्प यानी वेपर बनेगी। इसका मतलब 60 से कम होती बी की वापस क्या बन गया, द्रव है। तो बी वापस क्या है, लिक्विड बनते बूंद बूंद करके वापस नीचे आके गिर जाएगा। और ए की जब तक 50 डिग्री ताप होगा उससे पहले ए इसको क्या कर देगा, पार कर जाएगा। तो ए तो इधर आ जाएगा और बी वापस क्या है, इस प्रभास स्तंभ से वापस नीचे आके गिर जाएगा यूं। तो जहां क्वथनांक में अंतर बिल्कुल पास पास हो ना, उनको अलग करने के लिए प्रभाजी स्तंभ लगाते हैं ये, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन। और इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखनी है, और एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों का निष्कर्षण, इतने भी है ना, पेट्रोलियम पदार्थ में पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, केरोसिन, नेफ्ता, केरामिन, जो भी है ना सारे, गैसोलीन वगैरह सारे, उनको अलग अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन ही काम में लिया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम पदार्थों के पृथक्करण के लिए किसको काम में लेते हैं, कौन से आसवन काम में लेंगे, प्रभाजी आसवन। एक है एल्कोहल का पृथक्करण, फैक्ट्रियों में जब शराब बनाते हैं, शराब में एथिल एल्कोहल, एक तो ये जिसकी हमने पीछे चर्चा की थी, C2H5OH। अब एल्कोहल के साथ अब एल्कोहल बनेगा, तो एल्कोहल ये भी है, इसका नाम एथिल एल्कोहल या वुड स्पिरिट बोलते हैं। और ऊपर वाला एथिल एल्कोहल जिसका यूज क्या है, पेय पदार्थ या मादक पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। अब दोनों बन गए, दोनों मिक्स हो गए, ये जहरीला है, तो इन दोनों का क्वथनांक अंतर बहुत ही कम है, तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोतल में दोनों भर दो आप, इसको अलग करना पड़ेगा इस एथिल एल्कोहल से। तो इनको अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, यही प्रभाजी आसवन काम में लिया जाता है। तो 2 पॉइंट याद रखने आपको, एक तो पेट्रोलियम पदार्थों को अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि, प्रभाजी आसवन। दूसरा एल्कोहल का निष्कर्षण या पृथक्करण किस विधि से करते हैं, इसी प्रभाजी आसवन से करते हैं। इसे एक पॉइंट लिखो, लिखो अगला, जैसे एग्जाम्पल लिखो, जैसे, और इसमें लिखो पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण, पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण, कोमा कोमा एल्कोहल का पृथक्करण, एल्कोहल का पृथक्करण, एल्कोहल का पृथक्करण। इनको अलग अलग करने के लिए क्या काम में लेंगे, प्रभाजी आसवन। इसके अलावा वायुमंडलीय गैस है जो है ना, वायुमंडल में CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसके अलावा निष्क्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, 6 निष्क्रिय गैसें, और 3 मेन गैसें CO2, O2 और N2, ये 3। अब सबका मिक्सर है ये, तो उनको अलग अलग करने के लिए नाइट्रोजन अलग करनी है, O2 अलग करनी है, CO2 अलग करनी है, उनको अलग अलग करने के लिए मेन 2 प्रकार की विधियां काम में लेते हैं। एक को तो बोलते हैं ये, एक का नाम क्या है, डेबार नारियल चारकोल विधि, ये पूरा नाम है, ये क्या नाम है, डेबार नारियल चारकोल विधि। एक तो ये जो विधि है ना, ये तो आधारित है अधिशोषण पर, किस पर है, एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण पर आधारित है। गैसों को डेबार वैज्ञानिक का नाम है, नारियल आपने सुना ही है, चारकोल पीछे आए आपने सुना, आगे और दोबारा आ जाएगा। चारकोल मतलब नारियल को बारीक यानी जला के बारीक नारियल का बना हुआ कोयले जैसा पाउडर, वो चारकोल आता है। आजकल बहुत सारी सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में हर में चारकोल आता है आजकल, देखते हो टीवी के अंदर आते रहते हैं ना, ये टूथपेस्ट के अंदर चारकोल आता है, फेसिंग क्रीम के अंदर भी
चारकोल होता है, इतना बड़ा ये टुकड़ा चारकोल का मुंह के ऊपर घूमता हुआ दिखाते हैं टीवी के अंदर, तो वैसे चारकोल है ना, नारियल को जला के और उसका बनाया हुआ चारकोल, ये उस चारकोल को काम में लेते हैं गैसों को अधिशोषित चिपकाने के लिए। वो तो डेबार नारियल चारकोल विधि अधिशोषण पर आधारित है, लेकिन इन सभी गैसों को ठंडा करके द्रवित कर लेते हैं, द्रव बना लेंगे। द्रव बनाने के बाद नाइट्रोजन गैस जो है ना, इसका होता है क्वथनांक कितना, 77 केल्विन। इसी प्रकार से ऑक्सीजन गैस जो इसका होता है 80 केल्विन क्वथनांक का मान। अब देखो क्वथनांक बिल्कुल पास पास आ गए इनके। अब O2 और N2 को लिक्विड के फॉर्म में, इनको अगर आपको अलग अलग करना हो तो यहां बिल्कुल पास पास क्वथनांक, कौन सी विधि काम में लेते हैं, इसी प्रभाजी आसवन। तो गैसों को अलग करने के लिए दो विधियां हैं, एक तो प्रभाजी आसवन से अलग करते हैं और एक कौन सी है, डेबार नारियल चारकोल विधि से। गैसों के द्रवों को अलग अलग करने के लिए भी कौन सी विधि काम में लेंगे, प्रभाजी आसवन। तो नीचे एक पॉइंट और लिखो, तीसरा और लिखो, गैसों के मिश्रण, गैसों के मिश्रण के द्रवों को पृथक करने के लिए, द्रवों को पृथक करने के लिए क्या करेंगे, इसे साधारण आसवन के अलावा दूसरा कौन सा है, प्रभाजी आसवन काम में लेंगे। और नीचे अलग से लिखा लो, एक नोट लगा के पॉइंट लिख लो, और नीचे अलग से एक लाइन लिखना, निष्क्रिय गैसों का पृथक्करण, नीचे लिखना एक लाइन, निष्क्रिय गैसों का पृथक्करण डेबार नारियल चारकोल विधि से करते हैं। निष्क्रिय गैसों का पृथक्करण डेबार नारियल चारकोल विधि से करते हैं। डेबार नारियल चारकोल विधि, डेबार नारियल चारकोल विधि, डेबार नारियल चारकोल विधि से करते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन का यूज तो 25 डिग्री या ज्यादा ताप हो, और प्रभाजी आसवन का यूज ही 25 से क्या हो, कम हो, तब लेना है। और इसके बाद लिखो तीसरा आसवन, लिखो थर्ड, 3 नंबर लिखो, और लिखो भापी आसवन, वेपर डिस्टिलेशन, भापीय आसवन, भापीय आसवन। और इसका यूज कब करेंगे, जब क्या हो, मिले हुए दो द्रव्य और उनके क्वथनांक के मान बहुत ही ज्यादा हो, 300 डिग्री है, 400 डिग्री है, 500 डिग्री है, क्वथनांक के मान बहुत ज्यादा है, उस अवस्था में सिंपल रूप से बर्नर की सहायता से गर्म करके उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्वथनांक के मान ज्यादा आगे, सामान्यतः वाष्प बनाना संभव नहीं है। उस अवस्था में क्या करते हैं, बर्नर से गर्म न करके क्या करते हैं, उसको भाप से गर्म करते हैं। तो इस डायग्राम में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसे, इस तरह से। अब यहां से नीचे से गर्म नहीं करेंगे इसको, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, हट गया। ये क्या करेंगे, यहां पर एक साथ में लगा देंगे इधर, इस तरह से बांध के यूं, और इसको गर्म करेंगे। और यहां पर जैसे जल या कोई लिक्विड है, इसको गर्म करके इसकी वाष्प बनाएंगे, और इस वाष्प को क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, पास करेंगे यूं। और इसके अंदर जब द्रव के अंदर वाष्प या वेपर पास होगी, अब आपको पता है सिंपल, अगर आप कोई अंगुली जले या अंगुली क्या हो, किसी वेपर या वाष्प के संपर्क में आ जाए, किससे अधिक जलन महसूस होती है, भाप के संपर्क में आने से। कई बार आप पतीले से आप प्लेट उतारते हो घरों में, है ना, चूल्हे से अचानक क्या है, थोड़ी सी भाप लग जाए, तो 5-10 मिनट क्या है, चिमराट रहे यूं, कहता नहीं, कारण क्या है, उसका रीजन क्या है कि भाप के अंदर क्या होती है, लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा होती है, छुपी उष्मा, जो आपकी अंगुली को जला देती है। तो यानी भाप में सिंपल जलाने की तुलना में अधिक क्या होती है, उष्मा। इसलिए अगर इसमें भाप पास करोगे तो सिंपल गर्म करने की तुलना में ज्यादा गर्म होगा ये, और आसानी से इसकी क्या बन जाएगी, वाष्प। वापस क्या इसको अलग अलग कर लेंगे पहले वाले की तरह। तो भाप या आसवन में सीधा गर्म न करके किससे गर्म करेंगे, भाप की सहायता से गर्म करेंगे। और इसका यूज कब लेना है, जब मिलाए हुए द्रव्य या मिश्रण है, उनके अवयव जो मिले कंपोनेंट,
उनके क्वथनांक के मान बहुत ही क्या हो, ज्यादा हो, उनको सीधे गर्म करना या वाष्प बनाना संभव नहीं हो, उस अवस्था में भाप की सहायता से क्या बनाएंगे, उसकी वाष्प बनाएंगे। और एक पॉइंट याद रखना है, सुगंधित तेलों का पृथक्करण, जो आप लगाते हो सिर वगैरह में तेल लगाते हो सुगंध वाले तेल, तो सुगंधित तेलों को अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, इसी भाप या आसवन को काम में लिया जाता है। 2 पॉइंट याद रखने हैं ये। इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो भाप या आसवन में लिखो, देखो द्रवों को सीधे गर्म न करके, द्रवों को सीधे गर्म न करके भाप की सहायता से गर्म किया जाता है, भाप की सहायता से गर्म किया जाता है। और नीचे अलग से नोट लगा के एक पॉइंट लिखो, अलग से नोट लगाओ और एक पॉइंट लिखो, और इसमें लिखो भाप से अधिक जलन महसूस होती है, भाप से अधिक जलन महसूस होती है क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा पाई जाती है, यानी लेटेंट हीट, भाप में गुप्त उष्मा पाई जाती है, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा पाई जाती है। और फिर अगला पॉइंट लिखो, इस विधि की सहायता से, इस विधि की सहायता से उन द्रवों को पृथक किया जाता है, इस विधि की सहायता से उन द्रवों को पृथक किया जाता है जिनके क्वथनांक के मान बहुत अधिक हो, जिनके क्वथनांक के मान बहुत अधिक हो, अतः जिन्हें आसानी से वाष्पित न किया जा सके, आसानी से वाष्पित न किया जा सके, यानी आसानी से वाष्पित न हो सके, उसके लिए किसको काम में लेंगे, भाप की सहायता से क्या करेंगे, उसका वाष्प बनाएंगे। और फिर एक पॉइंट और लिखो, जैसे एग्जाम्पल याद रखने हैं ये, जैसे सुगंधित तेलों का पृथक्करण, जैसे सुगंधित तेलों का पृथक्करण, सुगंधित तेलों का पृथक्करण इसी विधि से किया जाता है, जैसे सुगंधित तेलों का पृथक्करण इसी विधि से किया जाता है। तो आसवन के 3 प्रकार हो गए, कौन कौन से, एक तो सिंपल डिस्टिलेशन, दूसरा फ्रैक्शनल या प्रभाजी आसवन, तीसरा वेपर या भापीय आसवन। अब सिंपल को काम में कब लेंगे, जब टेम्परेचर कितना होगा, उतना का मान 25 डिग्री से ज्यादा हो, तब सिंपल काम में लेना है, जब 25 से कम हो तो प्रभाजी आसवन काम में लेना है। और जब सामान्यतः गर्म करके वाष्प न बने, भाप की सहायता से वाष्प बनाई जाए, तब कौन सा है, भापीय आसवन। और उसके बाद लिखो चौथा 4 नंबर, कम दाब पर आसवन, डिस्टिलेशन एट लो प्रेशर, कम दाब पर आसवन, चौथा प्रकार लिखो कम दाब पर आसवन, डिस्टिलेशन एट लो प्रेशर, कम दाब पर आसवन। अब कम दाब वाले में क्या है, देखो इसको हटा देंगे और वही पहले वाला डायग्राम काम में लेंगे, कौन सा, सिंपल डिस्टिलेशन वाला, सेम वही डायग्राम है, वापस लगा दिया बर्नर यहां, वही सिंपल डिस्टिलेशन वाला। अब क्या लिखा है पीछे हमने, क्वथनांक क्या होता है कि जिस ताप पर द्रव को गर्म करें उस द्रव से क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, और वाष्प द्रव पे क्या लगाएगी, दाब लगाएगी, ऊपर वाष्प बने, जैसे यहाँ पानी है उस वाष्प बनेगी, ऊपर भाप घूमती रहेगी, और भाप क्या करेगी, उसके ऊपर क्या लगाएगी, जल के ऊपर दाब लगाएगी।
और उस वाष्प के द्वारा लगने वाला दाब क्या था? वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर। और जब वह वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब द्रव्य क्या उबलना स्टार्ट हो गया। और जिस ताप पर ये दोनों दाब बराबर हो जाए, बाहर का और वाष्प दाब, उस ताप को क्या बोलते हैं? क्वथनांक के ताप कहा है। अब देखो इसका यूज कब करेंगे? एक तो जब क्वथनांक का मान बहुत ज्यादा हो, भाप्य वाले की तरह। अब क्वथनांक का मान बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वथनांक ताप पे गर्म करके उसको आप अलग अलग कर सको, तब तो भाप्य है। लेकिन क्वथनांक का मान बहुत ज्यादा है, कह दिया कि एक द्रव है जिसका क्वथनांक का मान 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने गर्म किया भाप की सहायता से 300 डिग्री अलग कर लिया, तो वो भाप आसवन। लेकिन एक द्रव ऐसा है जिसका क्वथनांक 300 होने के साथ साथ अगर इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करो टूट जाएगा, ये तो टूट जाएगा, साथ में क्या खराब हो जाएगा। तो अगर आप इसको डायरेक्ट भाप या आसवन से गर्म करके 300 डिग्री अलग करोगे तो 300 डिग्री पर खराब हो जाएगा ये, तो प्राप्त होने वाला पदार्थ आपको सही प्राप्ति नहीं होगा। तो एक तो क्या है, क्वथनांक का मान ज्यादा हो, दूसरा क्वथनांक ताप पे पदार्थ क्या हो? विघटित हो जाता हो, टूट जाता हो। उस अवस्था में कौन सी विधि काम में लेंगे? कम दाब पर। कैसे करेंगे? देखो यहां इस तरह से जोड़ देंगे, एक दाब वाला प्रेशर वाली नहीं जोड़ देंगे, इसे इस तरह से दाब को नियंत्रित किया जाता है। अब आपको पता है कि वायुमंडल का दाब जैसे कहते हैं एक वायुमंडलीय दाब होता है, और यहां अगर पानी को गर्म करोगे ना आप, तो कहते हैं कि जल को अगर 100 डिग्री पे गर्म करोगे तो जल से इतनी वाष्प बनती है, उस वाष्प के द्वारा लगने वाला वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तब जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री है। और पीछे हमने डिस्कस किया था, अगर उसी जल को आप पहाड़ पे ले जाओ, मोडिया पहाड़ पे, और वहां ले जाके गर्म करो, तो जल की वाष्प जल्दी बनेगी या बाद में बनेगी? क्वथनांक का मान जल्दी आएगा बाद में आएगा? जल्दी आ गया था। क्यों? क्योंकि अगर ऊंचाई पे जाओगे, जो जो ऊंचाई पे जाओगे तो दाब क्या होता जाएगा? बाहर वाला कम। तो बाहर का दाब एक वायुमंडलीय दाब से कम हो गया। अब आप पानी को गर्म करोगे ना, तो थोड़ी सी वाष्प बनते ही वाष्प दाब बाहरी दाब के क्या हो जाएगा? बराबर, जल्दी बराबर हो जाएगा। और बाहरी दाब के अगर जल्दी बराबर हो गया, क्या हुआ? अगर वाष्प दाब बाहरी दाब के जल्दी बराबर हो गया, इसका मतलब उसको गर्म क्या करना पड़ेगा? आपको कम करना पड़ेगा। यानी पहाड़ पे ऊंचाई पर 100 डिग्री से कम ताप पर क्या होगी? क्वथनांक का मान आ गया। तो क्या करें? आप बाहर का दाब जो है उस दाब को घटा के, दाब बाहर वाला घटा दो, और अगर दाब बाहर का दाब घटा दिया तो क्वथनांक का मान भी क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब कम दाब पर, यानी दाब को कम करके उस द्रव्य का क्वथनांक का मान पहले 300 डिग्री से क्या करेंगे? कम कर लेंगे। तो 300 से कम हो जाएगा, उसके बाद उसको गर्म करके क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। तो अगर ये टूट रहा है कितने ताप पर? 300 पे, और आपने इसकी वाष्प बना ली 300 से कम ताप पे, क्या करके? दाब को कम करके। तो दाब को कम करके क्वथनांक के मान को घटाते हैं, घटा के फिर के उसकी वाष्प बना के अलग करते हैं। और चीनी मिलों में चीनी का शोधन, चीनी है ना, उनका क्वथनांक का मानते 270 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन चीनी मिलों में चीनी का शोधन करने के लिए यही विधि काम में ली जाती है। इसमें लिखो पहले कम दाब पर आसवन। इसका यूज कब करेंगे? जब क्या हो? द्रव्य का क्वथनांक का मान बहुत ही ज्यादा हो। दूसरा पॉइंट साथ में क्या हो? क्वथनांक ताप पर द्रव्य क्या विघटित हो जाता हो, टूट जाता हो, तब उसको क्वथनांक ताप पे गर्म करके अलग करना संभव नहीं है, तो उसका क्वथनांक थोड़ा हमें कम करना पड़ेगा। और क्वथनांक कम करने के लिए बाहर का वायुमंडल दाब क्या करना पड़ेगा? घटाएंगे, और वायुमंडल का दाब घटा के क्वथनांक के मान को कम कर लेंगे। तो इसमें लिखो पहला पॉइंट लिखो, और लिखो जब द्रव्य का क्वथनांक का मान अधिक हो, द्रव्य का क्वथनांक का मान अधिक हो, तथा जो अपने क्वथनांक ताप पर विघटित हो जाता हो, तथा जो अपने क्वथनांक ताप पर विघटित हो जाता हो, अपने क्वथनांक ताप पर विघटित हो जाता हो, तो उन्हें अलग करने के लिए दाब को घटाकर, अलग करने के लिए दाब को घटाकर
क्वथनांक के मान को कम किया जाता है। दाब को घटाकर क्वथनांक के मान को कम किया जाता है। यानी क्वथनांक घटा लेंगे, कम कर देंगे, फिर इनको गर्म करके उनको अलग अलग कर लेंगे। और फिर एक पॉइंट और लिखो, चीनी मिलों में चीनी का शोधन। जैसे एग्जांपल लिख लो, चीनी मिलों में चीनी का शोधन इसी विधि से किया जाता है। चीनी मिलों में चीनी का शोधन इसी विधि से किया जाता है। तो आसवन के ये 4 प्रकार है। तो हर के अंदर 2-2 पॉइंट, या ज्यादा नहीं है। पहला, सिंपल डिस्टिलेशन यूज कब करना है? क्वथनांक क्या हो? अंतरे 25 डिग्री या ज्यादा हो। एग्जाम्पल याद रखनी है। दूसरा, प्रभाजी आसवन कब काम में लेना है? क्वथनांक में अंतर कितना हो? 25 डिग्री से कम का हो, तब प्रभाजी आसवन काम में लेना है। पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण, एल्कोहल का पृथक्करण किस विधि से करते हैं? प्रभाजी आसवन से। फिर लिखो तीसरा, भापी आसवन कब काम में लेते हैं? जब क्वथनांक का मान बहुत ही ज्यादा हो, हाई क्वथनांक वाला हो, सिंपल गर्म करके उसकी वाष्प बनाना संभव नहीं हो, तब भाप की सहायता से वाष्प बना के अलग करते हैं। और सुगंधित तेलों को अलग करने के लिए इसी विधि को काम में लेते हैं, भाप या आसवन। चौथा क्या है? कम दाब पर कब काम में लेना है? जब क्वथनांक का मान बहुत ही ज्यादा हो, पहला पॉइंट। दूसरा, क्वथनांक का मान बहुत ज्यादा कोई बात नहीं, इससे कर लेंगे हम, लेकिन क्वथनांक ताप पे पदार्थ क्या हो जाए? टूट जाए, विघटित हो जाए, तब इस ताप पे गर्म करके उसको अलग करना संभव नहीं है। तो उसके क्वथनांक को हमें घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए दाब क्या करना पड़ेगा? कम। कम करके क्वथनांक के मान को कम करेंगे, फिर गर्म करके उसको अलग अलग कर लेंगे। और चीनी मिलों में चीनी का शोधन इसी विधि से किया जाता है। ये 4 प्रकार के क्या है? डिस्टिलेशन या आसवन के ये 4 प्रकार है। प्रत्येक के अंदर आपको 2-2 पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद लिखो अगली विधि। आसवन के बाद लिखो मिश्रण के पृथक्करण की अगली विधि लिखो। और अगली बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो क्रोमेटोग्राफी। अगली लिखो क्रोमेटोग्राफी, या हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णलेखिकी। क्रोमेटोग्राफी, या हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्णलेखिकी। क्रोमेटोग्राफी। और ये जो शब्द है ना, क्रोमेटोग्राफी, ये शब्द, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन से 2 शब्द है? एक तो वर्ड क्या है? क्रोमा। और एक शब्द क्या है? ग्राफी। क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर। और ग्राफी मीन्स क्या होता है? टू राइट, लिखना। यानी कलर की सहायता से पदार्थों को अलग अलग करना, रंगों की सहायता से पदार्थों को अलग अलग करना, किस विधि में आएगा? क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? वैसे अलग अलग बहुत सारा, पूरी बुक है ये क्रोमेटोग्राफी की। अलग अलग आपने बीएससी में पढ़ा, अलग अलग टाइप आते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या वायु द्रव्य क्रोमेटोग्राफी, या गैस ठोस क्रोमेट, अलग अलग प्रकार है इसके, या स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है, वो मेन है। मिश्रण को अलग करने के लिए इस विधि में कौन कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट ये लिखो आप, क्रोमेटोग्राफी का अर्थ लिख लो। क्रोमेटोग्राफी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्रोमा प्लस ग्राफी। क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर। ग्राफी मीन्स है टू राइट, लिखना। ग्राफी मीन्स टू राइट या लिखना, यानी रंगों की सहायता से पदार्थों को अलग अलग करना। देखो, अर्थात रंगों की सहायता से पदार्थों को अलग अलग करना। रंगों की सहायता से पदार्थों को अलग अलग करना। रंगों की सहायता से पदार्थों को अलग अलग करना। अब इसमें पहला पॉइंट तो ये कि क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पे काम करता है। हर मेथड जो है ना, उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल है, कोई ना कोई सिद्धांत। जैसे हम लिखा, आसवन किस सिद्धांत पे काम करता है?
आसवन विधि किस सिद्धांत पे काम कर रही है? शुरू में लिखा है मैंने, किस आधार पे करते हैं अलग अलग पदार्थों को? क्वथनांक के आधार पे पदार्थों को अलग अलग किया जाता है। किसमें? आसवन में। लिखा है बच्चे हमने। यहां पर अलग अलग करने के लिए कौन सी मेथड या कहते हैं कौन सा प्रिंसिपल काम में लेंगे, कौन से सिद्धांत काम में लेंगे? तब याद रखो, क्रोमेटोग्राफी विधि किस सिद्धांत पे काम करती है? ये नाम याद रखना आपको। एक किस पे? अधिशोषण पर काम करती है, एडजॉर्प्शन। अगला पॉइंट ये लिखो, लिखो क्रोमेटोग्राफी अधिशोषण के सिद्धांत पर काम करती है। अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब यहां एक नया शब्द आ गया, अधिशोषण। इसका अर्थ क्या है? एक होता है अवशोषण, है ना, एक होता है अवशोषण। अधिशोषण और अवशोषण के शब्दों में क्या अंतर है? धी और वह का अंतर है। वहां धी है और यहां क्या है? वह है। वहां पर डी है, यहां पर क्या है? बी है। बस इतना अंतर है, एब्जॉर्प्शन। एक होता है ये अधिशोषण वाला, अधिशोषण, और एक शब्द आता है बार बार आगे, नाम क्या आता है? अखबार में आता है डेली, शोषण। इस तरह से क्या ये तीन शब्द हैं। अवशोषण का मतलब क्या होता है? यानी किसी पदार्थ के आंतरिक भाग में, जैसे मान लो कह दें आपके पास रुई है, या कह दें स्पंज है कोई, उसको आप पानी में डाल दो, पानी क्या है उसके अंदर तक चला जाएगा। तो अगर किसी पदार्थ के अंदर तक चला जाए ना, जैसे कोई गैस है किसी द्रव या ठोस के अंदर वाले भाग में चली गई, यूं अंदर तक चली गई, तो अंदर तक चले जाना वो क्रिया कौन सी है? अवशोषण। और अगर ऐसा हो अंदर तक न जाए, क्या हो? केवल इसके सतह के ऊपर चिपक जाए, ऐसे बाहर की तरफ गैस आई और बाहर चिपक गई, ऐसे उसके अंदर वाले भाग में नहीं गई, केवल बाहर की तरफ चिपक जाना, वो क्रिया कौन सी होती है? अधि मतलब क्या होता है? बाहर। अधि का मतलब क्या होता है? बाहर। अव मतलब होता है अंदर, यानी बाहर की तरफ चिपकना, अधिशोषण। और अगर दोनों क्रियाएं साथ हो जाए ना, बाहर भी चिपक गया अंदर भी हूं, अवशोषित हो गया, चला गया, तो दोनों क्रियाएं साथ होगी, अधिशोषण प्लस अवशोषण, इसको क्या बोलते हैं? शोषण। और ये क्रोमेटोग्राफी किस पे काम करती है? अधिशोषण पर। अब इसके लिए याद क्या रखना है आपको? मेन स्तंभ क्रोमेटोग्राफी विधि है ना, उसको थोड़ा सा याद रखना है। और स्तंभ क्रोमेटोग्राफी विधि में क्या है? इस तरह से है ना, यूं एक नली होती है, यूं कॉलम या एक स्तंभ है, यूं इस प्रकार के देखे आपने केमिस्ट्री लैब में, है ना, यूं क्या नाम था? देखा ना, ब्यूरेट, पिपेट। पिपेट तो सांप बुझाने वाला था ना, संपेरा बजाता है वैसे, पुंगी, वैसी पिपेट तो वैसी थी, ठीक नहीं थी ऐसे पिपेट में, इस तरह से। देखा नहीं देखा? 20 ml आपने बहुत बार भरा था, जोर लगा लगा मुंह में गया फिर वापस आया, वही पिपेट है ये। और एक आपने फनल लगा के, केप लगा के डाला सोल्यूशन, वो कौन सी थी? ब्यूरेट। उस ब्यूरेट को अगर थोड़ा चौड़ा करके देखें, उस टाइप की नली है ये एक कॉलम है, और इसके अंदर जो है ना एक पदार्थ जो है जो कि अधिशोषक के रूप में काम करता है। देखो दो शब्द है, एक होता है अधिशोष्य एडजोर्बेट, और एक होता है अधिशोषक यानी एडजोर्बेंट। अधिशोषक और अधिशोष्य, जैसे विलायक और विलय। विलायक मतलब जल में चीनी घुल गई, तो जल तो क्या है? विलायक, घोलने वाला, और चीनी क्या है? घुलने वाली, यानी विलय पदार्थ है। चीनी विलय, जल क्या हो गया? विलायक। ऐसे यहां है दो नाम, अधिशोषक और अधिशोष्य। जिसके ऊपर आके चिपकता है, जैसे इसके ऊपर आके ये गैस चिपक गई, ये जो जिसके ऊपर चिपका है इसको क्या बोलेंगे? अधिशोषक। और जो आके चिपकता है उसको क्या बोलेंगे? अधिशोष्य, यानी अधिशोषित होने वाला, वो अधिशोष्य है। तो ये एक अधिशोषक काम में लेते हैं जिसके ऊपर चिपकाना हमें ऐसे। और अधिशोषक के रूप में मेन मुख्य रूप से है ना स्टार्च काम में लिया जाता है अधिकतर, मेनली इसको काम में लेंगे, स्टार्च को काम में लेंगे। तो स्टार्च को क्या करेंगे? इस नली में दबा दबा के भर देंगे,
पैक कर देंगे। पैक करने के बाद तार से पैक हुआ ये स्तंभ, इसको क्या बोलेंगे? अधिशोषक स्तंभ, यानी इसके अंदर अधिशोषक भरा हुआ है, उसका स्तंभ कहलाएगा अधिशोषक स्तंभ। अब दूसरा पॉइंट ये, इस विधि को काम में कब लेना है? जब आपके पास 4, 2, 3, 4, 5 जितने भी पदार्थ मिले हुए हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। कि देखिए 1 ग्राम पदार्थ है और उसमें 5 मिले हुए हैं, और कह दिया इनको अलग अलग करो। आपने क्या लिया? बड़ा सा लिया राउंड बॉटम फ्लास्क, उसमें डाल दिया 1 ग्राम, डाल गर्म करना शुरू कर दिया, इधर लग गया कुछ, इधर लग गया, ऊपर आया नहीं, देख रहे ऊपर आएगा। इसका मतलब अगर पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम हो, उस अवस्था में उसको हम आसवन विधि से अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ग्राम मात्रा है वो क्या पूरे अपरेटस या उपकरण के अंदर लग जाएगी, अंदर ही, बाहर कुछ आएगा नहीं हमारे पास। अगर पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम हो, उनको हमें अलग अलग करना हो, उस अवस्था में कौन सी विधि काम में लेंगे? क्रोमेटोग्राफी विधि काम में लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये, अगर पदार्थ ऐसे हो जिनके क्वथनांक के मान बिल्कुल सेम है, पदार्थ ए क्वथनांक का मान 60 डिग्री, पदार्थ बी क्वथनांक का मान भी 60 डिग्री, पदार्थ ए व्हाइट रंग का, बी भी व्हाइट रंग का, पदार्थ ए ऊपर कूद रहा है, बी भी ऊपर कूद रहा है, पदार्थ ए दौड़ रहा है तो बी भी दौड़ रहा है, मतलब सब कुछ प्रॉपर्टी सब कुछ समान है। पदार्थ दो के पदार्थ के सारे गुण समान है, क्वथनांक, गलनांक, रंग, गंध, घनत्व, आकार, सब कुछ सब सारा क्या है? सेम है। उस अवस्था में उन पदार्थों को आप आसवन विधि से अलग अलग नहीं कर सकते। आसवन से अलग करने के लिए क्या अलग चाहिए? क्वथनांक के मान अलग होने चाहिए आसवन के लिए, लेकिन यहाँ क्वथनांक के मान सेम है, अब उनको आप आसवन से अलग नहीं कर सकते। याद रखो, पदार्थ चाहे कितना ही कॉमन हो, चाहे पदार्थ कितना ही एक दूसरे से मिलता जुलता हो, चाहे उनके कोई भी सारे गुण समान हो, लेकिन हमेशा एक गुण पदार्थ का हमेशा क्या रहेगा? अलग रहता है। और क्या होता है वो? अधिशोषण की दर, यानी किसी के ऊपर चिपकने की क्षमता, किसी की कम होती है, किसी की क्या होती है? ज्यादा होती है, वो हमेशा अलग अलग रहेगी। तो जहां पर पदार्थ बिल्कुल सेम हो, क्वांटिटी बहुत ही कम हो, उनको अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे? यही क्रोमेटोग्राफी विधि, यानी अधिशोषण वाला सिद्धांत काम में लेंगे। अब जैसे आपने कह दिया कि आपके पास ए, बी, सी जैसे 3 पदार्थ है, ये इनको आपको अलग अलग करना है, बहुत थोड़ा सा है ये, तो आप क्या करोगे? इनको अलग करने के लिए पहले इन तीनों पदार्थों को उचित विलायक में घोलेंगे। उचित विलायक का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर तीनों घुल सके, ए भी घुल गया, बी भी घुल जाए और सी भी घुल जाए, तीनों को एक उचित विलायक में घोलेंगे। घोलने के बाद बन गया उनका विलयन, और क्या करेंगे? इस विलयन को डालेंगे इसके अंदर। अब आपने कह दिया कि ए, बी व सी, अब आपको बताया कि ए, बी व सी इन तीनों के अधिशोषित होने की क्षमता तीनों की अलग अलग है, और आपने कह दिया कि ए के अधिशोषण की दर सबसे ज्यादा है, बी की उससे कम है, सी की उससे कम है। ए की सबसे अधिक का मतलब क्या हो गया? ए सबसे अधिक अधिशोषित हो रहा है, जल्दी अधिशोषित हो रहा है, बी उससे कम हो रहा है, सी उससे कम हो रहा है। अब जो आप डालोगे ना, यूं डालने के बाद अब कई बार एग्जाम क्वेश्चन आता है, यदि पदार्थ ए के अधिशोषण की दर ज्यादा हो, किसी पदार्थ के अधिशोषण की दर ज्यादा हो, तो वह क्रोमेटोग्राफी स्तंभ में कहां अधिशोषित होगा? ऊपर होगा, नीचे हो, कहां होगा? अब देखो, जिसके अधिशोषण की दर ज्यादा है ना, जल्दी अधिशोषित हो रहा है, डालते क्या होगा? ए वाला क्या करेगा? वहां पर अधिशोषित हो जाएगा, ऐसे ए वाला वहीं चिपक गया, ऐसे तुरंत चिपक गया। अब बी वाला थोड़ा कम चिपक रहा है, तो थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर किसका नंबर आएगा? बी वाला चिपक गया, यूं बी वाला। इसके बाद फिर सी वाला और कम चिपक रहा है, उसके बाद नंबर किसका आएगा? सी वाले का, तो सी वाला चिपक गया ऐसे। तो ए, बी व सी तीनों क्या अलग अलग हो गए ऐसे, और इस प्रकार से तीनों के अलग अलग पट्टियां बन गई। इनको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी बैंड। क्या कहेंगे? ये क्रोमेटोग्राफी बैंड, इनको अलग अलग हो गए। अब अलग अलग होने के बाद अब इनको अलग अलग करना है, कैसे करें? इनको अलग अलग करने की 2 विधियां। अब यहाँ या तो यूं करो, आप इस स्तंभ को खींच के बाहर निकाल लो, और खींच के बाहर निकालने के बाद यूं बन जाएगा ऐसे, इस तरह से। ये ए, ये क्या है? बी, और इसको ये क्या है? सी। फिर एक आता है स्प्रे, आता है एक स्प्रे में, उसको बोलते क्रोमेटोग्राफी स्प्रे। उसकी इसके ऊपर क्या करेंगे? बौछार करवाएंगे, यूं स्प्रे करेंगे। स्प्रे करेंगे तो ए व बी व सी तीनों को अलग अलग क्या हो जाएंगे?
कलर हो जाएंगे, इसलिए बोलते हैं कलर की सहायता से अलग करना। तो स्प्रे करेंगे तो ए का कलर अलग हो जाएगा, बी का अलग, सी का अलग। क्या करेंगे, ए वाला पार्ट काट लेंगे, बी वाला अलग अलग काट लेंगे, सी वाला अलग काट लेंगे। ए वाले को अलग विलायक में घोल देंगे, घोलेंगे तो स्टार्च घुल जाएगा, पदार्थ घुल जाएगा, उनको अलग अलग कर लेंगे। बी वाले घोलेंगे, सी वाले घोल के अलग अलग कर लेंगे। एक तो कलर की सहायता से अलग अलग करना, वो हो जाए। या फिर एक होता है विलायक निक्षालन। क्या बोलते हैं, निक्षालन मतलब विलायक की सहायता से धोकर अलग करना। जिस विलायक में इनको घोला गया है ना, उसी शुद्ध विलायक की अधिक मात्रा यहां से डालेंगे इसके ऊपर से, और डालोगे तो आपको पता है ए बी व सी में, इन तीनों में सबसे अधिक मजबूती से जुड़ा हुआ कौन है, ए बी व सी में सबसे अधिक मजबूती से अधिशोषित कौन है, चिपका हुआ कौन है, ए, उससे कम बी, और सी जो है वो सबसे ढीला चिपका हुआ है, हल्का सा आकर्षण बल है अधिशोषक के साथ। अब आप यहां से विलायक डालोगे ना, विलायक में वापस घुलेंगे, ये विलायक उनको तोड़ेगा, तोड़ेगा तो सबसे पहले कौन टूटेगा, सी वाला जो सबसे ढीला बंधा हुआ है, सी वाला पहले नीचे आ जाएगा, अलग कर लेंगे। उसके बाद कौन आएगा, बी वाला, उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद कौन आएगा, ए वाला, उसको अलग कर लेंगे। और याद रखना है एमिनो एसिड जो होते हैं ना, एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, कहते हैं 20 एमिनो अम्ल विभिन्न प्रकार से जुड़कर अनंत प्रकार की प्रोटीन का शरीर में निर्माण करते हैं। और उन एमिनो अम्लों को अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, इसी विधि को काम में लेते हैं। रंजकों को अलग करने के लिए, रंगों को अलग अलग करने के लिए यही विधि काम में लेते हैं। डाई वगैरह उनको अलग करने के लिए यही विधि काम में दी जाती है। इसमें लिखो पहले, क्रोमेटोग्राफी का अर्थ क्या है, कलर की सहायता से अलग करना। और फिर दूसरा क्या है, क्रोमेटोग्राफी विधि अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती है। फिर लिखो अगला पॉइंट तीसरा, वो लिखो, यदि यदि किन्हीं दो यौगिकों के, यदि किन्हीं दो यौगिकों के भौतिक व रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण समान हो तो, समान हो तो उन्हें क्रोमेटोग्राफी से अलग किया जाता है, उन्हें क्रोमेटोग्राफी से अलग किया जाता है। फिर एक पॉइंट और लिखो, यौगिकों के सभी गुण समान होने के बावजूद भी, यौगिकों के सभी गुण समान होने के पश्चात भी, समान होने के पश्चात भी इनके अधिशोषण की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इनके अधिशोषण की क्षमता, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। फिर अगला पॉइंट लिखो, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी में, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी में, स्तंभ, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी में यानी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी में अधिशोषक स्तंभ पर, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी में अधिशोषक स्तंभ पर पदार्थों को अधिशोषित करवाकर, अधिशोषक स्तंभ पर पदार्थों को अधिशोषित करवाकर पृथक किया जाता है, पदार्थों को अधिशोषित करवाकर पृथक किया जाता है। और फिर अगला एक पॉइंट और लिखो, पदार्थों को उचित विलायक में घोलकर, पदार्थों को उचित विलायक में घोलकर उचित विलायक में घोलकर विलयन बनाया जाता है, विलयन बनाया जाता है, जिसे अधिशोषक स्तंभ पर डाला जाता है।
जिसे अधिशोषक स्तंभ पर डाला जाता है। पदार्थों को उचित विलायक में घोलकर विलयन बनाया जाता है, जिसे अधिशोषक स्तंभ पर डाला जाता है। फिर अगला पॉइंट इसको अंडरलाइन करना और लिखो, जिस पदार्थ के अधिशोषण की दर अधिक हो, जिस पदार्थ के अधिशोषण की दर अधिक हो, अधिशोषण की दर अधिक हो, वह क्रोमेटोग्राफी स्तंभ में, अधिशोषण की दर अधिक हो वह क्रोमेटोग्राफी स्तंभ में ऊपर की तरफ, क्रोमेटोग्राफी स्तंभ में ऊपर की तरफ, तथा जिसके अधिशोषण की दर कम हो, तथा जिसके अधिशोषण की दर कम हो, वह क्रोमेटोग्राफी स्तंभ में, वह क्रोमेटोग्राफी स्तंभ में नीचे की तरफ अधिशोषित होता है। नीचे की तरफ अधिशोषित होता है। और फिर एक पॉइंट और लिखो, सबसे कम अधिशोषित पदार्थ, सबसे कम अधिशोषित पदार्थ, सबसे कम अधिशोषित पदार्थ सबसे पहले, सबसे पहले वह सबसे अधिक अधिशोषित पदार्थ, वह सबसे अधिक अधिशोषित पदार्थ अंत में प्राप्त होता है। अंत में प्राप्त होता है। और फिर एक पॉइंट और लिखो, क्रोमेटोग्राफी स्तंभ से इन्हें अलग करने के लिए, क्रोमेटोग्राफी स्तंभ से इन्हें अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी स्तंभ से इन्हें अलग करने के लिए विलायक निक्षालन, विलायक निक्षालन यानी सॉल्वेंट इल्वेंट, विलायक निक्षालन काम में लिया जाता है। विलायक निक्षालन काम में लिया जाता है। फिर नीचे छोटा सा डायग्राम बना लो। ये क्या हो गया, क्रोमेटोग्राफी स्तंभ से इन्हें अलग करने के लिए विलायक निक्षालन काम में लिया जाता है। फिर नीचे डायग्राम बनाना एक छोटा सा, जल्दी करो। और ये बना सकते हो नीचे लास्ट में, अवशोषण क्या है, अंदर अधिशोषित होना, यह अंदर जाना, अधिशोषण बाहर चिपकना, शोषण दोनों क्रियाएं साथ होना। ये ए बी सी पट्टियां बन गई, ये क्रोमेटोग्राफी बैंड बन गई। ये बना लिए बैंड। अब आपसे पूछ ले बाह्य परक्रम कौन सा इनमें तीनों में, इन तीनों में बाह्य परक्रम आउटर प्रोसेस कौन सा है,
अधिशोषण। और आंतरिक प्रक्रम कौन सा है? अवशोषण। दोनों कौन से हैं? शोषण। याद रखना, ये अधिशोषण एक बाह्य प्रक्रम है, अवशोषण एक आंतरिक प्रक्रम है। शोषण दोनों प्रकार के मिले हुए प्रक्रम है। और नीचे एक प्रश्न लिखो लास्ट में, और एक याद रखना, वो लिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये जनरल आपको आता ही है। देखो ये नाम, इसके बाद प्रश्न लिखाऊंगा एग्जाम में आने वाला। निस्यंदन लिखा, नाम सुना आपने? कौन सा है? मतलब हिंदी वाले वर्ड है ना, समझ में कम आते हैं। क्या है? फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्टर करना। कीप लगा के ऊपर फिल्टर पेपर लगा के आपने बीएससी में अवक्षेप छाने होंगे आपने जब रेडिकल टेस्ट किए। ये कॉपी में, डायरेक्ट कॉपी में किया है ना? नहीं, कौन छाना यदि समस्या आ रही है या, है ना? तो यानी कीप में फिल्टर पेपर लगा के, मिट्टी है पानी में घुली हुई, उनको अलग करना है, छान सकते हो आप। मिट्टी ऊपर रह जाएगी, पानी क्या आ गया? नीचे आ गया। तो फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर करके आप अलग कर सकते हो। एक विधि ये भी है फिल्ट्रेशन वाली। नीचे लिखना, एक और लिखना, निस्यंदन या फिल्ट्रेशन कब काम में लेंगे? जब जल में कोई अघुलनशील पदार्थ घुलाओ, घुलता नहीं हो, उसको अलग करने के लिए निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन काम में लेते हैं। लिखो एक लाइन जल्दी से, निस्यंदन, फिर नीचे प्रश्न लिखाएंगे, जल्दी से लिखो, निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। एक विधि और लिख लो, निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। और इसमें एक लाइन लिख लो, जल में अविलेय अशुद्धियों को अलग करने के लिए, जल में अविलेय अशुद्धियों को अलग करने के लिए, यानी इनसोल्यूबल सबस्ट्रेट जो है या इंप्योरिटीज है, अविलेय अशुद्धियों को अलग करने के लिए। जैसे जल से मिट्टी को अलग करना, जैसे जल से मिट्टी को अलग करना, फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन। समझ जाओगे आप। किसको हम छान छान के अलग कर सकते हो? कुंड से पानी को घड़े में भरना, करते नहीं घर पे? कुंड को पानी को नहीं घड़े में भरो, क्या करो? आज आते हैं छलनी आती है डबल फिल्टर वाली, लगा के छानते हो, कौन सा है वो? फिल्ट्रेशन ही तो है। अब लिखो नीचे एक प्रश्न लिखो, मिश्रण में अवयवों का अनुपात होता है। मिश्रण में अवयवी पदार्थों का, ना, अवयवी पदार्थों का अनुपात होता है। मिश्रण में अवयवी पदार्थों का अनुपात होता है। अवयवी पदार्थों का अनुपात होता है। ऑप्शन लिखो नीचे, नंबर 1 निश्चित, निश्चित, निश्चित। नंबर 2 अनिश्चित। नंबर 3 50:50। नंबर 4 कुछ कह नहीं सकते। मिश्रण में अवयवी पदार्थों का अनुपात क्या होता है? एग्जाम में आया प्रश्न है ये, तो याद रखना, 2 या 2 से अधिक यौगिक या पदार्थ। अब जैसे कह दे कि आपने नमक और मिट्टी मिलाई, ये थोड़ी आप आधी नमक लोग आधी मिट्टी लोग मिलाओगे। कितनी मिट्टी ले ली, थोड़ा नमक डाल दिया, मिश्रण बन गया। इसका मतलब घुलने वाले या मिलने वाले पदार्थ जो है ना, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। तो परिभाषा इसकी यही है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक अनिश्चित अनुपात में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मिश्रण बनाते हैं। तो याद, उत्तर क्या होगा इसका? अनिश्चित। याद रखो, ये तो मिश्रण, मिश्रण है क्या? इसके 2 प्रकार कर लिए, समांगी और विषमांगी। उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, समांगी विषमांगी के। फिर उनके अवयवों को अलग करने के लिए विधियां काम में लिया हमने, 8-10 मेन विधियां लिखी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना? कल करेंगे अपने भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 1% पक्का आएगा इसमें से।